हेलो फ्रेंड्स, सत्यमेव जयते। जैसा कि हमने पिछले क्लास में जो देखा था, क्वेश्चंस को सीरीज स्टार्ट किया था हमने और देखा था उसमें बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे थे जहां से हर बार एग्जाम्स में क्वेश्चन आता है। तो आज हम फिर क्या कर रहे हैं, कुछ टॉपिक्स को लिए हैं और उससे देखते हैं और देखते देखते हम याद भी कर लेंगे। आइए देखते हैं। पहला पॉइंट क्या है, प्रतिध्वनि। प्रतिध्वनि को हम इको बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इको। इको साउंड भी सुने होंगे आप। चलिए, तो कहता है किसी विस्तृत अवरोध से ध्वनि के परावर्तित होकर उसे पुनः सुने जाने की घटना को प्रतिध्वनि कहते हैं। तो प्रतिध्वनि क्या होता है? तो हम बोलेंगे किसी विस्तृत अवरोध, क्या है, किसी विस्तृत अवरोध से ध्वनि के परावर्तित होकर। जैसे देखिए, किसी विस्तृत अवरोध कहने का मतलब होता है, अवरोध कहने का मतलब रुकावट डालना, रोकने वाला। तो जब ध्वनि निकलती है तो किसी न किसी विस्तृत अवरोध से, ठीक है, कोई न कोई उसे रोकने का काम करता है और रोकने के पश्चात क्या होता है, वो ध्वनि क्या होती है, परावर्तित होती है, मतलब टक्कर खा के फिर वापस आती है। टक्कर खा के क्या आती है, वापस आती है। और इसी घटना को हम प्रतिध्वनि कहते हैं। इसी घटना को क्या कहते हैं दोस्तों? प्रतिध्वनि कहती हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ से ध्वनि निकला, ठीक है, और चारों तरफ से दीवार का घेरा होगा या बंद होगा, ठीक है, तो उससे क्या होगी, आवाज़ टक्कर खाएगी, मतलब प्रतिध्वनि उत्पन्न होगी वहाँ पे, ठीक है। तो उसे हम क्या बोलते हैं? प्रतिध्वनि बोलते हैं। अब कहता है स्पष्ट प्रतिध्वनि सुनाई पड़ने के लिए ध्वनि का परावर्तन करने वाली सतह को श्रोता से कम 11 मीटर की दूरी होनी चाहिए। कितना मीटर? 11 मीटर की दूरी होनी चाहिए। यानी कि प्रतिध्वनि आप कब सुन पाएंगे? जब श्रोता और परावर्तक सतह, मतलब जिससे ध्वनि सटेगी, मतलब टक्कर खाएगी, ठीक है, तो उस दोनों का डिस्टेंस क्या होना चाहिए? जो सुनेगा उससे, जहाँ से प्रतिध्वनि टक्कर खाएगा वहाँ से, प्रतिध्वनि जहाँ से निकलेगा वहाँ से, वो दोनों के बीच का जो डिस्टेंस होता है वो 11 मीटर होना चाहिए। कितना मीटर होना चाहिए दोस्तों? 11 मीटर। तो ये आपका प्रतिध्वनि था, इको था। अब समझते हैं श्रव्य परास, मतलब रेंज ऑफ हियरिंग, मतलब किस ध्वनि को आप सुन पाएंगे। तो कहते हैं वह ध्वनि जो मनुष्य द्वारा सुनी जाती है, या मनुष्य जिस ध्वनि को सुन पाता है या जिसे मनुष्य द्वारा सुनी जाती है, उसे ही क्या कहते हैं? पराश्रव्य ध्वनि कहते हैं या पराश्रव्य परास कहते हैं। अब पराश्रव्य परास जो होता है उसका रेंज क्या होता है, परास क्या होता है? तो मनुष्य के लिए पराश्रव्य परास जो होता है 20 हर्ट्ज से लेकर के 20,000 हर्ट्ज के बीच में होता है। मतलब 20 हर्ट्ज से लेकर के 20,000 हर्ट्ज के बीच में ध्वनि जो होगी उसे क्या मनुष्य कर सकता है? सुन सकता है। उसे ही क्या कहते हैं? पराश्रव्य ध्वनि कहते हैं या पराश्रव्य परास कहें, ठीक है। तो अब बात करते हैं अब श्रव्य परास। इसको बोलते हैं हम क्या बोलते हैं? इंफ्रासोनिक बोलते हैं। अब श्रव्य परास को क्या बोलेंगे? इंफ्रासोनिक। तो आइए समझते हैं। कहता है वह ध्वनि जो मनुष्य के द्वारा नहीं सुनी जाती है, मतलब वैसी ध्वनि जो मनुष्य के द्वारा नहीं सुनी जाती है, उसे हम क्या कहते हैं? अवश्रव्य ध्वनि कहते हैं या अवश्रव्य परास कहे। अब इसका रेंज क्या होता है वो भी देख लेते हैं। इसकी परास रेंज जो होती है 20 हर्ट्ज से कम होती है। क्या होती है? 20 हर्ट्ज से कम, जो मनुष्य द्वारा नहीं सुनी जाती है। कहता है श्रव्यता के परास से कम आवृत्तियों के तरंगों को अवश्रव्य ध्वनि कहते हैं, ठीक है। अब है पाराश्रव्य। पाराश्रव्य कहने का मतलब अल्ट्रासोनिक, जिसको हम लोग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अल्ट्रासोनिक। तो क्या होता है? तो श्रव्यता के परास से अधिक आवृत्तियों के तरंगे को पराश्रव्य कहते हैं। मतलब ये क्या होती है? 20,000 हर्ट्ज से ऊपर वाली ध्वनि जो भी होगी उसे हम क्या कहते हैं? पराश्रव्य ध्वनि कहते हैं। क्या कहते हैं? पराश्रव्य ध्वनि कहेंगे, ठीक है। इसका उपयोग कहाँ पे किया जाता है? तो इसका उपयोग जो है बड़े बड़े औद्योगिक क्षेत्र में एवं चिकित्सा संबंधित चिकित्सा क्षेत्र में किया जाता है। किसका? पराश्रव्य ध्वनि का उपयोग, ठीक है। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा, ठीक है। समझ में आ रहा है तो चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और एक बटन दबा दीजिए, ठीक है। चलिए, थैंक यू।